क्या हुआ? शीत युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। ऐसी स्थिति में जो यूरोप है वहाँ पे मतलब विभाजन हुआ एक तरीके का। जो यूरोप है पूरा वो पश्चिमी और पूर्वी में बढ़ गया। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। ये सब किस में गए? अमेरिका पक्ष में गए। और दूसरा है हमारा पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। अब है ये नाटो। ये एक सैनिक संगठन है। इसको किसने बनाया था? पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यानी कि एक सैनिक संगठन था जो अमेरिका के मतलब नियंत्रण में था और जो 12 देश इसमें शामिल थे उन्होंने ये संगठन बनाया था। और अगर इसमें से मतलब अमेरिका के ऊपर हो या फिर 12 देशों में से किसी के ऊपर भी अगर कोई हमला होता है तो ये जो बाकी देश हैं इस हमले को अपने ऊपर मानेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था? अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। अब जो ये नाटो है वो तो अमेरिका के नियंत्रण में था। और एक और संधि हुई, वार्सा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम जो था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब है हमारा महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व। अब जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय कई जो देश हैं छोटे छोटे देश उनको आज़ादी भी मिली थी। तो इन महाशक्तियों के लिए जो छोटे देश थे वो किस तरह से महत्व रखते हैं वो हम देखते हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए, भू क्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, इसके लिए भी बहुत मतलब छोटे राष्ट्र इनके लिए ज़रूरी थे। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। आर्थिक मदद जिससे में गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार साबित हो सकते थे। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है महाशक्तियों के लिए छोटे देश जो राष्ट्र थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते थे। फिफ्थ है विचारधारा। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता था कि महाशक्तियों विचारों के पारस्परिक युद्ध जो है जीत रही है। यानी कि जो विचारधारा इतने सारे अगर देशों में शामिल है तो उनको ऐसा लगता था कि एक जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो जीत रही है, युद्ध जीत रही है। सिक्स है इसमें गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अब शीत युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए वो हम देखते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। अब जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो जो नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ था, अब उनको क्या लगा कि मतलब दो जो विश्व है पूरा दो खेमों में बटा हुआ, दो ही महाशक्तियाँ। या तो उनके पास एक ऑप्शन ये था कि वो अमेरिका गुट में शामिल हो या फिर सोवियत संगठन में शामिल हो। लेकिन जो छोटे छोटे राष्ट्र उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर एक अलग से मतलब गुट निरपेक्ष देशों मतलब गुट निरपेक्षता की नीति उन लोगों ने अपनाई और उन्होंने एक अपना अलग से गुट निरपेक्ष बनाया। तो इससे ये भी एक जो है शीत युद्ध का परिणाम है, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना। यानी कि ऐसा लगा कि मतलब युद्ध होकर ही रहेगा, पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी क्या है तीसरा ये विश्व युद्ध टल गया। सबको लग रहा था कि थर्ड विश्व युद्ध हो सकता बट नहीं हुआ। अनेक सैन्य संगठन संधियाँ हुई, बहुत सारी संधियाँ हुई मतलब जैसे सीटो, सेंटो, नाटो वगैरह, वार्सा है, ये सारे क्या है सैन्य संगठन है। ये भी शीत युद्ध का ही परिणाम है। और फोर्थ है इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़। ये तो शीत युद्ध के टाइम पे ही था कि मतलब जो बहुत ज़्यादा परमाणु बमों का निर्माण के लिए होड़ लगी हुई थी दोनों ही महाशक्तियों के बीच में। फिफ्थ है दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ इस मतलब शीत युद्ध के परिणाम की वजह से।
और दोनों ही जो महाशक्तियाँ थीं उन्होंने क्या किया, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधियाँ की, जैसे कि सैन्य संधि संगठन। अमेरिका ने कौन कौन सी संधियाँ की थी? नाटो 1949 में, सीटो 1954 में, सेंटो 1955 में। और सोवियत संगठन ने की थी कब? वार्सा पैक्ट की थी, संधि की थी इन्होंने 1955 में। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम। अब देखो उस टाइम पे क्या था कि जब शीत युद्ध का दौर था तो दोनों ही महाशक्तियों में एक होड़ लगी थी हथियारों का निर्माण करने के लिए। तो इस जो ये होड़ है इसको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए ये देखते हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये एक है इसमें से। परमाणु अप्रसार संधि की गई। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, यानी कि ये जो 3 ट्रीटी संधि एक तरीके से जो महाशक्तियों के टाइम पे हो रहा था कि मतलब हथियारों की होड़ हुई थी, वो इससे कम करने के लिए इन्होंने ये संधियाँ की। एक बार हम जैसे नाटो के बारे में पढ़ लिया हमने, वार्सा पैक्ट के बारे में पढ़ लिया, एक बार सीटो और सेंटो के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी अमेरिका के संगठन है। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सीटो सेंटो कहा गया। सीटो का फुल फॉर्म जो है आपका साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद से सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। ये गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना है, यानी कि सभी गुट क्या है, उस वक्त 2 ही गुट थे आपके, अमेरिका और सोवियत संगठन, और इन दोनों गुटों से अलग रखना क्या कहलाता है आपका? गुट निरपेक्षता कहलाता है। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसा था? शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जो 2 ध्रुवीयता में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। यानी कि क्या था कि अगर जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो किसी एक गुट में अगर शामिल हो जाते हैं तो अगर उनको जो दूसरा गुट अगर उससे कोई सहायता लेनी होगी तो वो नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अब इनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी था, इनको दोनों की ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को दोनों ही गुटों से अलग रखा। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांस टीटो, यानी कि वहाँ के जो मेन लीडर्स हैं उन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। देखती कहाँ से लोग आए थे। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांस टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम कितने हैं? इसमें 5 लोग हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। पहले है जोसेफ ब्रांस टीटो, यूगोस्लाविया के हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के हैं। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के हैं। सुकर्णो इंडोनेशिया। वामे एन क्रुमा घाना। अब ये आप ना इसको थोड़ा याद भी कर लेना क्योंकि ये कई बार मतलब मैच करके आपसे पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, तो ताकि आपको याद रहे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। 14वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वो 2006 में क्यूबा में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हुए थे। यानी कि जो धीरे धीरे इसकी जो सदस्य संख्या वो बढ़ती ही जा रही है। अब ये शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, यानी कि शस्त्रों का नियंत्रण के लिए कुछ संधियाँ भी हुई। इसमें से जो आपका मेन है वो है आपका LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 और है आपका ये NPT परमाणु अप्रसार संधि 1 जुलाई 1968। बाकी आप इसको वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो आपके ये 5 जो परमाणु संपन्न देश हैं यही सिर्फ परमाणु परीक्षण कर सकते हैं अथवा अन्य देश नहीं। इसी के साथ ही आपको जो वीडियो है वो फिनिश होता है। आपको अगर पसंद है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।